दोस्तों एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ डिफेंस सेक्टर पर फोकस करता है और ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि गवर्नमेंट की बिगेस्ट होल्डिंग है डिफेंस कंपनीज के अंदर। और 2025 के दिसंबर महीने में मतलब साल के आखिर में इस फंड ने काफी स्टॉक्स में मतलब पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, जिसमें भारत डायनेमिक, मैजगांव डॉक शिपबिल्डर और एचएएल जैसे बड़े स्टॉक्स में इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो इनके फंड मैनेजर हैं इनको क्या लगता है कि डिफेंस सेक्टर की जो बूम हमने पिछले 2-3 साल के अंदर देखी है, जबरदस्त रिटर्न बना कर दिए हैं, तो फ्यूचर में ऐसे ही रिटर्न्स, ऐसी ही ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम एचडीएफसी डिफेंस फंड को कंप्लीटली एनालाइज करने वाले हैं। इन्होंने कहां पर अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, कहां पर इन्होंने अपनी होल्डिंग खत्म की है या डाउन की है, परफॉर्मेंस किस तरीके की इन्होंने दिखाई है, रिस्क कैसे हैं, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो कंप्लीटली फ्री है लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो सबसे पहले करते हैं इस फंड का एक शॉर्ट ओवरव्यू। दोस्तों ये जो फंड है ना, ये इकलौता एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है जो केवल डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को ही ट्रैक करता है। बाकी फंड्स भी हैं लेकिन सबसे पहला फंड जो डिफेंस सेक्टर के बेस पर आया था वो एचडीएफसी लेकर आया था, जो कि जून 2023 में ये फंड इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद और भी फंड आए, मोतीलाल ओसवाल का भी फंड है, लेकिन ये फंड सबसे पहला फंड है। अगर इस फंड की पूरी वैल्यूएशन देखें तो 7,390 करोड़ का फंड ये मैनेज करते हैं। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि फंड ने कौन से स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो सबसे नंबर 1 पर आ जाता है भारत डायनामिक लिमिटेड। एक जबरदस्त कंपनी है जिसमें फंड ने 2.41 लाख शेयर ऐड किए हैं। टोटल होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 29.42 लाख शेयर्स की फिलहाल हो चुकी है। भारत डायनामिक एक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिन्होंने आकाश एस्ट्रा मिसाइल्स हमारे इंडियन फोर्सेस को सप्लाई किए हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है मैजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड। 1 लाख शेयर इन्होंने ऐड किए हैं दिसंबर 2025 में। ऑलरेडी कंपनी की होल्डिंग मजगांव में पहले से ही थी। ये कंपनी मेनली बिल्ड करती है सबमरीन, डेस्ट्रॉयर्स, नेवल शिप्स, मेकिंग इट द क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंडियन नेवल डिफेंस इकोसिस्टम। जबरदस्त कंपनी और हमारी नेवी को ये कंपनी कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट नाम आता है हमारे इंडिया की शान हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का, जिसमें इन्होंने 50,000 शेयर ऐड किए हैं। टोटल होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 23 लाख शेयर्स की हो चुकी है। एचएएल इंडिया की बैकबोन है। फाइटर एयरक्राफ्ट में अगर आप देखेंगे तो हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंक्लूडिंग तेजस फाइटर जेट भी इन्होंने ही बनाया था। तो हमारे इंडिया की बैकबोन मानी जाती है एयरक्राफ्ट के सेगमेंट में। उसके बाद आती है सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक। 1.31 लाख शेयर इन्होंने ऐड किए हैं, जो कि मेनली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक के सेगमेंट में काम करती है। एरोस्पेस, एवियोनिक्स, मिसाइल क्रिटिकल सिस्टम्स पर ये स्पेशली काम करते हैं। उसके बाद आती है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड। ये कंपनी के 10,000 शेयर इन्होंने ऐड किए। ऑलरेडी कंपनी की होल्डिंग इसके अंदर थी। ये कंपनी मेनली फोकस करती है रडार एंड माइक्रोवेव सिस्टम पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। फिलहाल इसी वॉरफेयर का भाई जो मार्केट में डिमांड है ना, वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो चुका है। रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट हो रही है इस डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सेगमेंट में ही ज़्यादा हो रही हैं। उसमें एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस स्टॉक को आप अपनी रडार में रख सकते हैं, स्टडी जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की जिसको फंड ने पहली बार अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जिसमें आता है बोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम और बड़ा नाम है, जिसमें कंपनी ने 17,800 शेयर अपनी होल्डिंग में ऐड किए हैं। देखा जाए तो ये ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका एक्सपोजर इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और डिफेंस टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर आती है कंपनी एक्वास, जिसके 7.16 लाख शेयर ऐड किए गए हैं। दोस्तों ये कंपनी मेनली एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि ग्लोबल डिफेंस सप्लायर चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। तो अब तक जितने भी शेयर्स मैंने बताए वो सारे ऐसे शेयर्स थे जिसको पोर्टफोलियो में ऐड किया गया है। लेकिन अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये शेयर ऐड किए गए हैं तो एग्जिट कौन से शेयर को किया गया है। तो उसमें नाम आता है डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग का, जिसमें कंपनी ने 83,632 शेयर्स
सेल आउट किए हैं, जिससे कंप्लीटली एग्जिट हो जाती है कंपनी इस पर्टिकुलर स्टॉक से। दोस्तों ये चीज़ ये बताती है कि जो फंड है ना, उसका जो कैपिटल है वो कंप्लीटली फोकस हो रहा है जो स्ट्रॉन्ग डिफेंस सेगमेंट है। तो समय समय पर ये चेंजेस होते रहते हैं, फंड मैनेजर्स अपनी एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बड़े फंड मैनेजर्स कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, जो हमारी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं स्टेबल होल्डिंग की। तो स्टेबल होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो कंपनी आज भी BEL में है, BEML में है, भारत फोर्ज अगेन बहुत ज़बरदस्त कंपनी, आइसर मोटर, डेटा पैटर्न और आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें कंपनी कंटिन्यू बनी हुई है अपनी होल्डिंग के साथ। और इस फंड की अगर पोर्टफोलियो एलोकेशंस की बात करें तो कंपनी लार्ज कैप में 49.38% की होल्डिंग रखती है, मीन्स 50% की होल्डिंग इनकी लार्ज कैप में। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो 20% की होल्डिंग है और स्मॉल कैप में 30.49% की होल्डिंग है। ये जो सेगमेंट है ना, ये कब सबसे ज़्यादा हाई पोटेंशियल और हाई रिस्की माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से इंडियन डिफेंस कंपनी ग्रोथ कर रही है, फ्यूचर में उनके चांसेस काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने के हो सकते हैं, जिसके बेस पर फंड मैनेजर्स ने 30% की होल्डिंग केवल स्मॉल कैप को ही दी हुई है। और रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए परफॉर्मेंस ही सारी चीज़ें डिसाइड करती है, सारी चीज़ें एक तरफ और परफॉर्मेंस एक तरफ। भाई लोगों ने पैसा लगाया तो उनको रिटर्न्स भी मिलने चाहिए। तो लास्ट 3 मंथ्स के अगर आप देखेंगे तो 3.62% के निगेटिव रिटर्न्स हैं। बेंचमार्क -2.29% का था, लेकिन उससे ज़्यादा निगेटिव रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो 18.13% के पॉजिटिव रिटर्न है, बेंचमार्क 27% का था। तो 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बेंचमार्क जितना था उससे कम परफॉर्म किया है फंड ने। लेकिन अगर आप इस फंड्स को लॉन्ग टर्म में एनालाइज करेंगे ना, तो आप इसकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा चेंज देख सकते हैं। 39.28% का CAGR फिलहाल ये फंड दे रहा है। तो इसका बेस्ट परफॉर्मिंग फेज अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक, एक साल के अंदर उस टाइम में 143% के जबरदस्त रिटर्न्स बना कर दिए थे। इस टाइम फ्रेम के अंदर जो पूरा डिफेंस सेक्टर था उसके अंदर एक अलग ही बूम चल रही थी, जिसका फायदा इस फंड को लगा था। नया फंड था, जबरदस्त रिटर्न्स भी बना कर दिए थे, जिससे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए थे। और अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो फंड है ना, ये कंप्लीटली सेक्टर फोकस्ड म्यूचुअल फंड है, मतलब कि ये कंप्लीटली डिफेंस सेक्टर को ही एलोकेटेड है। तो अगर आप या कोई भी इन्वेस्टर एक डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि कोई स्टॉक 10,000 का है, कोई 5,000 का है, कोई 2,000 का है, बड़े बड़े प्राइजेस पर स्टॉक अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ पर अगर एक साथ सारे स्टॉक्स बाई नहीं कर सकते तो इस फंड के थ्रू वो जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो इस जो फंड की पर्टिकुलर फंड की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग डिफेंस स्पेंडिंग है, कंटिन्यू ग्रो भी हो रही है, उसके साथ में इसमें थोड़े रिस्क भी बन जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके बाद वो अपना एलोकेशन चेंज कर देती है कि भाई हम डिफेंस बजट अपना इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, उसको और थोड़ा डाउन करना चाहते हैं, जिसका इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पर भी लगेगा। क्योंकि अगर हमारी इंडियन आर्मी फोर्स को कुछ मिसाइल्स, कुछ ड्रोन्स की ज़रूरत है, लेकिन गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेंगी? क्योंकि एक्सपोर्ट इतना तेजी से ग्रोथ हो रही है डिफेंस एक्सपोर्ट की, लेकिन उतना तेजी से नहीं हो पाएगी। हमारी खुद की डिमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, वो कंटिन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ग्लोबली अगर देखा जाए तो वॉर कंटिन्यूसली कभी कहीं पर हो जाती है। अभी USA वाला, वेनेजुएला वाला केस स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हमारी स्पेंडिंग अपने डिफेंस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा होगी तो उससे इन सभी कंपनी को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़े रिस्क बन जाते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हुआ, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स में चेंज हुआ। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मीन सोच के बैठा है कि अपने को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, तो वो इस फंड को स्टडी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, लेकिन पोटेंशियल भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और म्यूचुअल फंड की एक ब्यूटी ये भी है कि आपको कोई बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट नहीं करना होता है, स्मॉल अमाउंट के साथ आप कहीं से भी एंटर हो सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।